नमस्कार, मैं आकांक्षा पीजीटी हिंदी आप सभी के समक्ष मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आइए अब हम लेखक के विषय में जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं: कविता संग्रह, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास: पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कहानी संग्रह, लड़ाई, नाटक, बकरी, बाल साहित्य, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, लेख संग्रह। दिनमान में लिखे गए उनके लेखों का संग्रह चर्चे और खर्चे नाम से प्रकाशित हुआ है। विशेषता: इनकी पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा के लेखक के रूप में की जाती है। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। लेखक परिचय के पश्चात प्रस्तुत है पाठ परिचय। सबसे पहले हम शीर्षक को जानते हैं। शीर्षक का शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार से है: मानवीय अर्थात मनुष्य संबंधी और करुणा अर्थात दया। इस प्रकार मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो करुणा के प्रकाश से ओतप्रोत है और वह लोगों पर करुणा बरसाकर उनके जीवन को संवारता है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। सक्सेना जी द्वारा लिखित यह संस्मरण इस कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। प्रस्तुत है पाठ का सारांश। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर बुल्के के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि वे एक देवदार के वृक्ष के समान थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बड़ा होता है और सबको छाया देता है, उसी प्रकार वे भी सबको आश्रय देते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। उनकी जन्मभूमि बेल्जियम थी, किंतु कर्मभूमि भारत। वे भारत को अपना देश मानते थे। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने ब्लू बर्ड और बाइबिल को हिंदी में लिखा। वे हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे लेखकों को स्पष्ट राय देते थे। वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे। उनके मन में सबके लिए करुणा थी और वे सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते थे। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जिसमें असीम वात्सल्य था। लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु पर असंख्य लोगों ने दुख प्रकट किया। जानते हैं पाठ के मुख्य बिंदुओं को। इन्हीं के इर्द गिर्द इस संपूर्ण संस्मरण का ताना बाना बुना गया है। ये बिंदु कुछ इस प्रकार हैं: लेखक द्वारा स्मृतियों के माध्यम से फादर का स्वरूप बताना, लेखक का फादर के साथ व्यक्तिगत संबंध, फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि, फादर की शैक्षिक उपलब्धियां और हिंदी के प्रति उनका प्रेम तथा चिंता, सन्यासी की परंपरागत छवि से भिन्न एक नई छवि, फादर के जीवन की अंतिम यात्रा, फादर के प्रति लोगों का अगाध प्रेम और श्रद्धा, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में फादर का अमर हो जाना। पाठ के आरंभिक अंश में ही फादर की मृत्यु के प्रसंग को याद करते हुए सक्सेना जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सभी के लिए प्रेम रूपी अमृत हो, वह व्यक्ति गैंग्रीन जैसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। यह सोचते हुए लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी सफेद दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी।
वे अपने प्रियजनों पर सदैव अपना आशीष बरसाते रहते थे। लेखक 35 सालों से उनके इस अपनत्व के साक्षी रह चुके थे। जानते हैं लेखक का फादर के साथ व्यक्तिगत संबंध कैसा था। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थीं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। वे लेखक को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। उनके हंसी मजाक में वे शामिल होते थे, सभाओं में बहस करते थे और उत्सव तथा संस्कारों में भाई और पुरोहित के रूप में सबको अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। फादर का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता व्यवसायी थे। दो भाइयों में से एक भाई पादरी तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत समय बाद विवाह किया। उन्हें अपने पिता तथा भाइयों से विशेष लगाव नहीं था, पर माता से बहुत स्नेह था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में वे संन्यास लेने की तीव्र इच्छा के साथ धर्मगुरु के पास गए। वहां उन्होंने यह शर्त रखी कि मैं संन्यास लेकर भारत जाऊंगा। भारत में बसने के बाद सिर्फ 2 या 3 बार ही वे अपने देश वापस गए। परिवार से भिन्न भारत में डॉक्टर रघुवंश के साथ उनकी अभिन्न मित्रता थी। अपनी माता से प्राप्त पत्रों को भी वह उनसे साझा किया करते थे। अब जानते हैं फादर की शैक्षिक उपलब्धियों और हिंदी के प्रति उनके प्रेम के विषय में। इन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक धर्माचार्य की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध पूरा किया। वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं, जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते थे और गंभीर बहस करते थे। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बहुत दुखी हो जाते थे। सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि। फादर बुल्के सिर्फ संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। घर परिवार और व्यक्तिगत परेशानियों के विषय में पूछना उनका स्वभाव था। वे एक बार किसी से संबंध बना लेते थे तो उसे अंत तक निभाते थे। वे अपने दोस्तों से जब भी मौका मिलता जरूर मिलते। दिल्ली आने पर वे लेखक से भी 2 मिनट के लिए सही पर मिलते जरूर थे। कोई भी सन्यासी इस तरह से रिश्तों के बंधन में नहीं पड़ता है। उन्होंने आम साधुओं से भिन्न जीविकोपार्जन भी नौकरी के माध्यम से ही किया। फादर के जीवन की अंतिम यात्रा। फादर काफी समय तक दिल्ली में बीमार रहे और वहीं उनकी मृत्यु जहरवाद या गैंग्रीन से हुई। लेखक याद करते हुए कहता है कि वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था, जब कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उन्हें धरती मां की गोद में सुला दिया गया। उनकी मृत्यु से सब अवाक स्तब्ध थे। उनकी अंतिम यात्रा में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर सत्य प्रकाश, ईसाई समुदाय के लोग और उनके तमाम चाहने वाले सम्मिलित हुए थे। ईसाई विधि से उनका अंतिम संस्कार करते समय फादर पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो। फादर के प्रति लोगों का अगाध प्रेम और श्रद्धा। फादर को अंतिम विदाई देने वालों की कमी नहीं थी। उनमें से कई लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और सबकी आंखें नम थीं। वहां आए सभी लोग अपने अपने तरीके से उदास थे। ऐसी स्थिति में सक्सेना जी एक लेखक के तौर पर वहां के माहौल का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, अर्थात
जिस प्रकार से निरर्थक रूप से स्याही गिरा देना स्याही की बर्बादी है, उसी प्रकार फादर की मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों का वर्णन प्रस्तुत करना स्याही फैलाने जैसा ही निरर्थक कार्य होगा। संक्षेप में, यदि नम आंखों के आंकड़े दिए जाएं, तो इसे समय और मेहनत की बर्बादी ही कहा जा सकता है। इससे पता चलता है कि उनके प्रति लोगों के मन में कितना स्नेह था। और अब पाठ का अंतिम अंश, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में फादर का अमर हो जाना। लेखक अंत में कहते हैं कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, फिर भी सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। आशा है कि इस वीडियो की सहायता से आप पाठ को समझने में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी का धन्यवाद।